हेलो एवरीवन, वेलकम। डायग्राम दिख रहा है। आज आप सोच रहे होंगे ये डायग्राम किस चीज का है। आपके बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास 9th के बच्चों के, सर हाइड्रोजन की प्रिपरेशन या चैप्टर हाइड्रोजन। तो इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन तो हमने एक आपको अपलोड किया था। आज जैसा कि आप देख रहे हो इस डायग्राम में, ये हम लोगों ने लैब प्रिपरेशन का डायग्राम बनाया है, लेकिन हाइड्रोजन को हम लोग बहुत तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। इस लैब प्रिपरेशन की डायग्राम को हम लोग थोड़ा सा रुक के डिस्कस करेंगे। पहले बाकी की जितनी प्रिपरेशन है, हम जरा डायग्राम बनाने में बहुत टाइम वेस्ट होता है यहाँ पर, तो इसलिए हमने पहले से बना लिया। लेकिन अभी हम शुरुआत करेंगे हाइड्रोजन के जर्नल मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। मतलब ये डायग्राम हम लोग का है, अभी हम इसको ये ना करके हम सीधे सीधे यहाँ पे डाल रहे हैं कि प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में आपने देखा होगा, हमने प्रिपरेशन को 3 हिस्सों में कैटेगराइज किया था, जिसमें से सबसे पहला हमारा होता है जर्नल प्रिपरेशन। जर्नल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। इस जर्नल प्रिपरेशन में हम इसको 3 हिस्सों में कैटेगराइज करेंगे, जो हम आपको धीमे धीमे करके बताएंगे। पहली चीज तो क्या हो गई कि हम रिएक्शन, मेटल की रिएक्शन कराएंगे वाटर के साथ। फिर दूसरा, अभी एक एक करके ए बी सी करके डालते हैं, फिर इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग मेटल की रिएक्शन कराएंगे डाइल्यूट एसिड के संग, और तीसरा हम लोग मेटल की रिएक्शन कराएंगे एल्कली के साथ, यानी कि सी पार्ट। तो इन 3 पार्ट्स में हम जर्नल प्रिपरेशन को कैटेगराइज करेंगे, फिर लैब प्रिपरेशन के लिए हम इस डायग्राम को यूज करेंगे। सबसे पहला हम लोग आते हैं, तीनों मेथड हम यहां लिख दे रहे हैं, हम एक एक मेथड को डिस्कस करते हैं। पहला चीज हम लेंगे, यहां पर हम मेटल की रिएक्शन कराएंगे वाटर के साथ। ये मेरे इंट्रोडक्शन वाले में भी है, लेकिन वहां पे जस्ट हमने इंट्रोडक्शन के तौर पे दिया था। यहां पर हम इसको पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो आप देखोगे कि यहां पर हमको मेटालिक हाइड्रोक्साइड भी मिलता है और ऑक्साइड भी मिलता है, प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हाइड्रोक्साइड कब होगा और ऑक्साइड कब होगा, वो भी अभी हम लोग बात करेंगे डिटेल में। मेटल एक्टिविटी सीरीज का यूज करेंगे हम लोग, तो आप इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में हमने थोड़ा इसको बोला है, आप उसको देखो। हम यहां पर क्या करेंगे, जब मेटल की रिएक्शन वाटर के संग कराएंगे, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम ये रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर। ये कोल्ड वाटर से रिएक्शन करेंगे, और कोल्ड वाटर से रिएक्शन करके ये आपका हाइड्रोजन गैस देंगे प्लस मेटालिक हाइड्रोक्साइड देंगे। ये चीज आप ध्यान रखना। मेन चीज यहां पर ध्यान रखने वाली होती है कि वाटर है तो हम कोल्ड वाटर लेंगे, स्टीम लेंगे या बॉइलिंग वाटर लेंगे। मेटल लेंगे तो कौन कौन से लेंगे और कौन कौन से नहीं लेंगे। तो और इससे एक फायदा आपका और होगा, हम हमेशा कहते हैं कि अगर आप जर्नल इक्वेशन तैयार कर लो, आप n नंबर ऑफ इक्वेशन लिख सकते हो, बस वो जो कंडीशंस यूज होनी है उनको आप दिमाग में रखना। अब हमने क्या किया, हमने यहां लिया सोडियम, इसकी रिएक्शन कराई हमने वाटर के संग। तो आपने देखा कि जब हम सोडियम की रिएक्शन पोटेशियम की या कैल्शियम की रिएक्शन कोल्ड वाटर के संग कराएंगे, तो हाइड्रोजन को मेटालिक हाइड्रोक्साइड मिलेगा। तो मींस यहां हमको NaOH मिल जाएगा प्लस हाइड्रोजन मिल जाएगी। अब बेटा एक चीज यहां पे ध्यान रखना कि कोई भी रिएक्शन जो है बिना बैलेंस करे हुए ना लिखना। यहां पे हम 2 करेंगे, यहां 2 करेंगे और यहां 2 करेंगे। विदाउट बैलेंसिंग पूरी इक्वेशन सही होने के बाद भी आपको नंबर नहीं मिलेगा। पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, हम पोटेशियम की रिएक्शन कराएंगे वाटर के संग, तो सिमिलरली हमको KOH मिलेगा प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। सेम तरीके से ये बैलेंस हो जाएगा। तीसरी इक्वेशन, जब हम कैल्शियम के संग वाटर की रिएक्शन कराएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। यहां पे आप 2 लगा दो।
तो ये बहुत सिंपल सा है कि हमने ये चीज देख ली कि हमने क्या किया कि जब इन एक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग शुरुआत की जब 3 मेटल के संग रिएक्शन कराई कोल्ड वाटर की, तो हमको रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन मिल गए। आपने कहा ठीक है सर, हमने सारी इक्वेशन भी लिख ली। हमने कहा हमने 0 दे दिया। आप कहोगे अरे सर आप हमेशा 0 दे देते हो। तो हमारा 0 देने का पर्पस ये होता है कि आप जो छोटी छोटी सी कंडीशंस हैं जो आपके मार्क्स डिडक्ट करा देंगी, आपको लगेगा आपने आंसर सही लिखा है और नंबर कट गए। तो क्योंकि हम लोगों ने यहां पे क्या लिखा कि सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर, कहीं आपने वाटर के संग कोल्ड लिखा था? नहीं। तो ये हम लोग का मेटल प्लस वाटर के संग जो रिएक्शन करा के हाइड्रोजन बनाते हैं उसका पहला कैटेगरी हो गया कि विद सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर टू गिव रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, पहला हो गया। अब हम दूसरे पे आते हैं जहां पे अब हमको ऑक्साइड मिलने शुरू हो जाएंगे। सेकेंड चीज हो गई हमारी, हमने क्या किया, मेटल की जगह पर ले लिया मैग्नीशियम और इसकी रिएक्शन करा दी वाटर के संग। तो सिंपल सा हमको यहां मिल जाएगा MgO प्लस हाइड्रोजन। अब एक चीज आपको फिर ध्यान रखनी है, यहां पे वाटर की कंडीशन, तो आप यहां पर ध्यान रखना कि यहां पे हम वाटर लेते हैं बॉइलिंग, मतलब यहां हम बॉइलिंग वाटर का यूज करेंगे और हमको रिस्पेक्टिव ऑक्साइड मिल जाएगा। अभी हम एक्टिविटी सीरीज बना के इसको एक्सप्लेन कर देंगे। मैग्नीशियम की रिएक्शन वाटर के संग कराएंगे तो बॉइलिंग वाटर के संग कराएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा और हाइड्रोजन मिलेगा। बाकी सबके संग आपको क्या करना है, स्टीम का यूज करना है। पहले 3 में एक्टिविटी सीरीज में हम लोग कोल्ड वाटर लेंगे, फिर बॉइलिंग वाटर लेंगे और इसके बाद बाकी के जितने बचते हैं, यानी कि हम यहां पर लेंगे एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। इनके संग जब हम यूज करेंगे तो हम यहां पर क्या करेंगे कि वाटर के संग जब इनकी रिएक्शन कराएंगे तो पहली चीज तो हमको इनके रिस्पेक्टिव ऑक्साइड मिलेंगे, क्योंकि हाइड्रोक्साइड सिर्फ हम लोगों को KNa और Ca के संग मिलेंगे। तो यहां हमारा बन गया Al2O3 प्लस H2, यहां हमारा बन गया ZnO प्लस H2, यहां हमारा बन गया Fe2O3 प्लस H2। अब एक चीज आपको और यहां ध्यान रखनी है कि आयरन के संग ये रिएक्शन आपकी जितना भी हम रेड से लिख रहे हैं वो आप ध्यान रखना, बिकॉज आयरन इज द ओनली मेटल दैट गिव रिवर्सिबल रिएक्शन विद वाटर, जिससे हमको ये चीज मिलती है। तो ये चीज हो गई। अब हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे। यहां पे हम लोगों ने लगाया 2 यहां 3 6 हो गया, यहां 3 लगा दिया, ये ऑलरेडी बैलेंस है। यहां पर हम 2 करेंगे और यहां पर हम 3 करेंगे, 6 हो गया तो यहां 3 कर देंगे, ये लो आपका बन गया। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि यहां पर जब हम एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन को लेंगे तो इसकी रिएक्शन हम वाटर को जो करेंगे उसके नीचे स्टीम जरूर लिखेंगे। बेटा ये चीज आप ध्यान रखना, क्योंकि यहां पर सॉरी Fe3O4, सॉरी भाई गलती तो किसी से भी हो सकती है तो यहां हम लोग लेंगे 3Fe प्लस ये अभी हटाते हैं, बैलेंस करते हैं, यहां हम करेंगे 4 और ये हो गया 8, तो यहां पर 4। यस, इक्वेशन विदाउट बैलेंसिंग मत लिखना। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि जब हम एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन की रिएक्शन वाटर के संग कराएंगे जो कि स्टीम के फॉर्म में है, हम इन मेटल्स के ऊपर स्टीम पास करा देंगे तो हमको रिस्पेक्टिव ऑक्साइड और हाइड्रोजन मिल जाएंगे। ये हम लोग का पहला मेथड हो गया, दैट इज मेटल की रिएक्शन विद हाइड्रोजन। बस इसमें सिंपल से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं। अच्छा, जब हम एक्टिविटी सीरीज यूज करेंगे तो आयरन के बाद हम देखेंगे आता है हमारा पीबी, जो अभी हम लोग इस लैब प्रिपरेशन में डिस्कस करेंगे। हाइड्रोजन के नीचे कोई भी मेटल होगा उसको हम लोग ना वाटर के संग यूज करेंगे, ना हम मेटल के संग ना हम एसिड के संग यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो है हाइड्रोजन से नीचे होते हैं तो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होंगे, वो हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस नहीं करेंगे।
तो ये चीज हमारी हो गई। अभी हम छोटे छोटे से जो रीजनिंग वाले क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेंगे। यहां पर अभी हम लोग जब लैब प्रिपरेशन में लैब इसी मेथड का यूज करेंगे तब वो चीज हम आपको और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो बस इसमें हमको याद रखना है कि सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर टू गिव रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड। फिर Mg with boiling water gives oxide. Aluminium, zinc and iron with boiling water give respective oxide along with hydrogen। ये हम लोग की पहली प्रिपरेशन हो गई। अब अगर हम लोग दूसरी प्रिपरेशन की बात करें, इन पूरी तीनों मेथड्स को हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है उसमें इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन में, जहां पे एक्टिविटी सीरीज बना के कौन सा मेटल किसके संग रिएक्शन करेगा। हाँ, वो रीजनिंग वगैरह हमने नहीं बताई थी जो हम यहां कवर करेंगे। अब सेकेंड मेथड हम लोग का आता है, पहला हो गया, अब हम लोग सेकेंड मेथड लेते हैं कि मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड। अब आप ध्यान रखना यहां पर जो भी आप एसिड लोगे H2SO4 या HNO3 सॉरी या H2SO4 या HCl, HNO3 नहीं लेते, क्यों लेते वो भी अभी बताएंगे। तो यहां पर आपको सॉल्ट मिलेगा प्लस हाइड्रोजन मिलेगा। तो जब भी आप एसिड यूज करोगे, जैसे अभी हमने बोला वाटर के संग सारी कंडीशंस लिखनी थी, वैसे एसिड के संग भी सारी कंडीशंस लिखनी है। डाइल्यूट, तो मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। अब यहां पर आप ध्यान रखना कि जब हम मेटल लेंगे तो सिर्फ मैग्नीशियम लेंगे, एल्यूमिनियम लेंगे, जिंक लेंगे और आयरन लेंगे बस। क्यों? क्योंकि यहां पर होता क्या है एक्चुअल में, अगर हम एक्टिविटी सीरीज का यूज करें तो सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम दे गिव्स विगरस रिएक्शन विद एसिड, ये विगरस रिएक्शन देते हैं। और पीबी एंड बिलो हाइड्रोजन, ये अभी हम लैब प्रिपरेशन में इनको डिटेल में कवर करेंगे। पीबी एंड बिलो हाइड्रोजन will not react with acid। तो अब हमारे पास क्या बचा? हमारे पास ये चार मेटल ही तो बचे, बस इनकी रिएक्शन करा दो आप। HCl के संग MgCl2 बन जाएगा। आप जनरल इक्वेशन याद रखो, A to Z सारी इक्वेशन लिख लोगे। यहां पर आपका HCl ले लो आप, AlCl3 बनेगा प्लस H2 बन जाएगा। यहां पे 3 लगा दो, सॉरी यहां 2 लगा दो, यहां 2 लगा दो, यहां कितना हो गया 6 लगा के यहां 3 लगा दो। Zn प्लस HCl ले लो, 2 gives ZnCl2 प्लस H2। Fe प्लस 2HCl gives FeCl3 प्लस FeCl2 प्लस H2। अब यहां पे आप ध्यान रखना, जैसे अभी हमने जल्दी में FeCl3 लिख दिया, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि FeCl3 कब लिखें, FeCl2 कब लिखें। तो आप एक चीज यहां पर ध्यान रखना, यह भी 10th में बहुत सारी डिटेल में है, लेकिन अभी हम यहां बता दें कि Fe से FeCl3 ये आप बनाओगे डायरेक्ट कॉम्बिनेशन में। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन मींस Fe की रिएक्शन ऑफ Fe विद क्लोरीन के संग। लेकिन जब आप Fe से FeCl2 बनाओगे तब आप इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को यूज करोगे, क्योंकि यहां पे ये कॉमन मिस्टेक हो जाती है। बच्चा यहां पे Fe प्लस 2HCl FeCl3 बनाता है, लेकिन FeCl3 जब भी हमारा बनेगा वो क्या होगा, आयरन और क्लोरीन के डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से बनेगा। तो ये हमारा दूसरा मेथड हो गया। अब इसी में से आप देखो ध्यान से, हम यहां पे आप H2SO4 भी लोगे, हम यहां पे लिख दे रहे हैं HCl विद H2SO4 ऑल्सो, यानी कि आप यहां H2SO4 लोगे तो MgSO4 प्लस H2, Al2SO4 होल थ्राइस प्लस H2, ZnSO4 प्लस H2, Fe2SO4 FeSO4 प्लस H2। तो इक्वेशंस हमने कहा आप जर्नल याद रखो, n नंबर ऑफ इक्वेशंस लिख सकते हो। तो यहां पर बस ये छोटी सी ध्यान रखना कि FeCl3 नहीं बनाना है हमको। ये हम लोग का दूसरा मेथड हो गया कि मेटल विद डाइल्यूट एसिड, जिसमें हम सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम का यूज नहीं करेंगे। अक्सर आता है राइटर रिएक्शन,
तो बच्चा लिख देता है Na प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2, बैलेंस भी कर देता है। लेकिन वो रिएक्शन लिखने में तो सही है, लेकिन क्योंकि वो इसको सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन होता क्या है वहां पर कि ये बहुत विग्रस रिएक्शन देते हैं। तो आप कोई भी डाइल्यूट एसिड की प्रॉपर्टी आएगी तो आप इन मेटल को यूज करके ही लिखोगे। और फिर यहां पर मेन चीज डाइल्यूट, डाइल्यूट, डाइल्यूट एंड डाइल्यूट, ये जरूर कर देना। तो ये आपका हो गया हम लोग का सेकेंड मेथड हो गया, जिसमें हम लोगों ने देखा कि मेटल की रिएक्शन हम लोगों ने डाइल्यूट एसिड के संग कराई। अब तीसरी रिएक्शन थोड़ी सी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहां पे एक छोटी सी गलती हो जाती है बच्चों से, जिसमें क्या होता है, और बच्चा जानबूझ की गलती नहीं करता, बस वो थोड़ी सी चीज याद नहीं रखता है। तो आप तो जानते ही हो हम कितनी बार इस चीज को रिपीट करते ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। तो यहां पर क्या चीज हो गई हमारी, हमने लिया मेटल प्लस एल्कली। सी मेथड क्या है हम लोगों का, मेटल लेंगे हम और मेटल के संग एल्कली को यूज करेंगे। जब हम मेटल के संग एल्कली को यूज करेंगे तो हमको यहां पे सॉल्ट मिलेगा और यहां पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि हम यहां पर एल्कली लेंगे हॉट एंड कॉन्क, यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड। बस ये छोटी सी गलती होती है, बच्चा यहां पे ये मेंशन नहीं करता है। मेटल में आप ध्यान रखना, यहां पर हम लोग सिर्फ 3 मेटल लेते हैं। हम लेंगे Pb, हम लेंगे Al और हम लेंगे Zn। ये वो मेटल हैं जिनके ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं, मींस वो एसिड और बेस दोनों के संग रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर देते हैं। एल्कली में हॉट एंड कॉन्क। अब आप सोच रहे हो एल्कली में, ये भी हम अपने प्रीवियस कई वीडियोस में बता चुके हैं कि एल्कली की जब भी बात आएगी तो आप यहां पे NaOH लोगे और KOH लोगे। वैसे एल्कली में 3 होते हैं, CaOH होल्ट वाइज भी होता है, लेकिन वो डेलिक्विसेंट नहीं होता है, इसलिए उसको हम यूज नहीं करते हैं। तो मेटल की रिएक्शन हम एल्कली के संग कराएंगे, हमको सॉल्ट और हाइड्रोजन मिल जाएगा। अब हम लोग की बात आती है सॉल्ट की। तो सॉल्ट में ये आप लिखना नहीं, केवल ध्यान रखना, क्योंकि ये भी 10th का रेफरेंस है कि मिक्स्ड सॉल्ट। यहां पर वो मिक्स्ड सॉल्ट क्या होते हैं, वो सॉल्ट होते हैं विच कंटेन्स 2 कैटायन, यानी 2 मेटालिक पार्ट होंगे। तो इससे आपको याद रहेगा कि NaAlO2 इस टाइप से जो बनते हैं। आपने सबसे पहले लिया Pb। अब यहां पे देखो एक छोटी सी गलती और होगी, Pb प्लस NaOH gives Na2PbO2 प्लस H2। अभी बैलेंस करते हैं इनको। Zn प्लस NaOH gives Na2ZnO2 प्लस H2। हो गई बैलेंस इक्वेशन। अब यहां पे क्या करेंगे हम, वही चीज यहां पर हॉट एंड कॉन्क, इसीलिए इसको हम एम्फसाइज कर रहे हैं, रेड कलर से लिख रहे हैं, ताकि आपको भी ध्यान रहे कि हमें जो भी एल्कली यूज करना है वो कॉन्सेंट्रेटेड होगा और हॉट होगा, तब ये रिएक्शन होगी। आप सोच रहे होंगे सर ने एल्यूमिनियम की रिएक्शन क्यों नहीं लिखी। तो आप एल्यूमिनियम की रिएक्शन में बस एक चीज ध्यान रखना, इसीलिए एल्यूमिनियम की रिएक्शन हमने कहा ना 2 गलतियां होती हैं इसमें। एक ये वाली गलती जो अभी हम बताने जा रहे हैं, एक हॉट एंड कॉन्क बच्चा नहीं लिखता है। जब हम इसकी रिएक्शन एल्कली की एल्यूमिनियम के संग कराएंगे NaOH, तो आप ध्यान रखना कि इसमें थोड़ा सा एक वेरिएशन होता है कि इसके संग हम वाटर ऐड करेंगे, क्योंकि ये हॉट एंड कॉन्क होता है, यहां पे हमको थोड़ा सा NaOH को डाइल्यूट करना पड़ता है, तब ये एल्यूमिनियम से रिएक्शन करता है। तो उस डाइल्यूशन के लिए हम यहां पे वाटर ऐड कर देते हैं। ये बन जाएगा NaAlO2 प्लस H2, और इसकी बैलेंसिंग बहुत आसान है। आप 2 से स्टार्ट करो, 2 2 2 2 एंड 3। तो ये रिएक्शन जो है यहां पर हम, आपको ये गड़बड़ ना हो तो हम यहां लिख दे रहे हैं रिमेंबर,
यानी कि ये चीज आपको याद रहनी चाहिए कि एल्यूमिनियम की रिएक्शन जब हम हॉट एंड कॉन्क एल्कली के संग कराएंगे तो हम थोड़ा सा उसमें वाटर ऐड कर देंगे। बस 3 इक्वेशन है, इसमें और कुछ नहीं करना है। तो ये हम लोग का बस मिक्स्ड सॉल्ट याद रखिएगा कि दो कैटायन होने चाहिए। देखिए यहाँ पे एक सोडियम, कैटायन मतलब पॉजिटिव आयन, सोडियम है प्लस में, लेड है प्लस में, सोडियम है प्लस में, जिंक है प्लस में, सोडियम है प्लस में, एल्यूमिनियम है प्लस में। तो ये सारे मिक्स्ड सॉल्ट होते हैं। बच्चा सबसे बड़ी गड़बड़ यही करता है कि वो सॉल्ट कौन सा फॉर्म होगा ये नहीं मालूम होता, जो कॉमन वाले सॉल्ट होते हैं वो बना देता है। तो यहां पर ये हम लोगों ने जनरल प्रिपरेशन में 3 कैटेगरी देखी, मेटल प्लस वाटर, मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड एंड मेटल प्लस एल्कली। ये हम लोगों ने तीनों मेथड यहां पर। अब इसके बाद हम लोग अभी लैब मेथड पर आते हैं, लेकिन उस लैब मेथड पर आने से पहले एक बार जरा हम नहीं चाहते कि आप इस चीज को भूलो, तो बता हमने इसको वैसे दिया, अब जरा इसको हम यहां पर इसको एक्टिविटी सीरीज के थ्रू एक्सप्लेन करें जरा। ये पूरी एक्टिविटी सीरीज हो गई। अब इसको हम यहां पर आपको वाटर के रेफरेंस में, एसिड के रेफरेंस में, सबके रेफरेंस बता देंगे कि आपको क्या करना है। देखो यहां पर क्या हुआ कि जब हम इस एक्टिविटी सीरीज को यूज करेंगे विद वाटर, तो आप ध्यान, अगर इस चार्ट से याद करोगे तो आपको और आसान हो जाएगा, केवल आपको रिएक्शन लिखनी रह जाएगी। यहां पर क्या होगा कि आप वाटर लोगे और रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड बनाओगे प्लस हाइड्रोजन गैस। वाटर यहां पर हम अगेन कोल्ड, मतलब ये समझ लो वो जो तीनों मेथड है उनको हम, 3 में से 2 मेथड है, एल्कली वाला तो 3 ही मेटल का है, इसको हम यहां पे आपको इस ढंग से समराइज कर दे रहे हैं। यहां पर इसके संग क्या होगा कि वाटर लेंगे हम, फिर यहां हमको रिस्पेक्टिव ऑक्साइड मिलेगा प्लस हाइड्रोजन मिलेगी। यहां पर हम लेंगे बॉइलिंग वाटर, ये आप समझ लो हमने आपको रिवाइज भी करा दिया पूरा। और इन रेस्ट 3 के साथ हम वाटर लेंगे स्टीम के फॉर्म में, तो हमको अगेन रिस्पेक्टिव ऑक्साइड मिलेगा प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगी। और यहां से ये आपके विल नॉट रिएक्ट विद वाटर। तो केवल जो अभी आप वाटर लो चाहे एसिड लो, आपको यहीं तक मेटल याद रखने हैं एक्टिविटी सीरीज के। एक्टिविटी सीरीज पूरी याद होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत सारी जगह यूज होगी। तो ये हम लोग का रिस्पेक्टिव ऑक्साइड हो गया। अब यहां पे एक चीज अगर आपको ध्यान हो तो हमने कहा था कि आयरन गिव्स, ये 1 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिवर्सिबल रिएक्शन विद वाटर। मतलब केवल आयरन ही होता है जो रिवर्सिबल रिएक्शन देता है, बाकी सब में क्या होगा आपका इरिवर्सिबल रिएक्शन होगी। तो ये हो गई हमारी विद वाटर में। अब हम आते हैं आपका सेम यही चीज हम अब इसको एक्सप्लेन करेंगे आपको कि एसिड के संग क्या होगा। एसिड के संग तो आप देखोगे मेटल सारे यही हैं आपके, नीचे वाला पूरा पोर्शन सेम रहेगा, ये चीज आप हटा दो, ये चीज आप हटा दो और इनकी रिएक्शन क्या करो आप यहां पर, जब आप एसिड के संग इनकी रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा आपका प्लस एसिड, सॉरी गिव्स विगरस रिएक्शन विद एसिड, तो इनको हम चूज ही नहीं करेंगे। यहां पे जब हम लेंगे एसिड डाइल्यूट तो यहां सॉल्ट बनेगा और आपकी हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, जो हम अभी रिएक्शन के फॉर्म में आपको दिखा चुके हैं। अब हम लोग आते हैं, तो ये हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया आपका। अब हम आते हैं अपने इस लैब प्रिपरेशन में, जिसमें आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है क्योंकि बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं। इस लैब प्रिपरेशन में पहला तो आपका डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएगा। ये पूरा डायग्राम दिया हुआ होगा और डायग्राम में यहां पे एक्स कर देंगे, यहां वाई कर देंगे। आप जो है रिएक्शन लिखो, एक्स वाई बताओ, एक आधी प्रिकॉशन पूछ लेंगे और जो भी चीजें हैं
अभी उस पर बारी बारी से आते जाएंगे। अब यहां पर बात आती है कि हमने कहा, आपने कहा अरे सर ये तो बड़ा आसान है, जिंक और एचसीएल लेंगे तो अभी जो आपने वो मेथड बताया था उससे इक्वेशन लिख देंगे। हमने कहा चलो अच्छा जरा हम इक्वेशन से ही शुरुआत करते हैं। इक्वेशन लिया Zn प्लस 2HCl gives ZnCl2 प्लस H2। अब हमने कहा देखो पहली गलती की शुरुआत। अब अगर हम आपसे कहें रिएक्टेंट्स यूज, आप कहोगे अरे सर बहुत आसान है, जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बेटा ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, बहुत कॉमन मिस्टेक जो अक्सर बच्चा करता है, जल्दबाजी में लिख जाता है। अब आप ध्यान दो, यहां पर नो डाउट आपने सोचा अरे यार जिंक की HCl के संग रिएक्शन करा के बनाते थे, जिंक और HCl हो गया। नहीं, यहां पर आप क्या करोगे, जिंक के साथ लिखोगे ग्रैनुलेटेड जिंक, ग्रैनुलेटेड जिंक, और HCl के संग आप लिखोगे डाइल्यूट। ये चीज ध्यान रखना, मार्क्स कट जाए फिर हमसे मत कहना कि सर आपने बताया नहीं था। हमने बता दिया भाई, देखो ग्रैनुलेटेड जिंक एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये ग्रैनुलेटेड जिंक, ग्रैनुलेटेड का मतलब होता है छोटे छोटे दाने की तरह, जैसे राइस हुआ या व्हीट हुआ उसके ग्रैन्यूल्स होते हैं, तो ग्रैनुलेटेड जिंक। अब आपने कहा अरे सर हमने जिंक लिखा था तो आपने काट दिया, और ग्रैनुलेटेड जिंक दूसरे बच्चे ने लिखा उसको आपने नंबर दे दिए। तो सर वाई ग्रैनुलेटेड जिंक, हमने कहा वेरी गुड, मतलब कि तुमने कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया। बाय ग्रैनुलेटेड जिंक, ये जो ग्रैनुलेटेड जिंक होता है ये कॉमर्शियल जिंक होता है जिसके अंदर बहुत सारी इंप्योरिटीज होती है। आप कहोगे अरे सर जब इंप्योरिटीज हैं तो हम क्यों ले रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि ये इंप्योरिटीज रिएक्शन के रेट को बढ़ा देती हैं। मतलब कि ये एक कैटलाइजिंग, इस ग्रैनुलेटेड जिंक में जो इंप्योरिटीज होती हैं वो क्या करती हैं, रिएक्शन के रेट को बढ़ा देती हैं, मतलब कि कैटलाइजिंग एक्शन शो करती हैं, तो इसलिए फायदा होता है ये। तो यहां पर वाई ग्रैनुलेटेड जिंक, इसके आंसर में हम छोटी सी एक चीज लिखेंगे कि ग्रैनुलेटेड जिंक इज कॉमर्शियल जिंक that contains some impurities that catalyzes the reaction, जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देती है। इसमें हम कॉपर सल्फेट भी यूज कर सकते हैं थोड़ा सा ट्रेसेस में, जो कि रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है, लेकिन वो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन यहां पर ग्रैनुलेटेड नहीं लिखा तो जिंक कट गया, मतलब कॉपर सल्फेट भी हम ट्रेसेस में डाल सकते हैं रिएक्शन के रेट को एनहांस करने के लिए। तो ये हम लोग का हो गया। तो हम क्या करेंगे, जिंक लेंगे ग्रैनुलेटेड, और यहां पर इसके नीचे आपका होगा ये डाइल्यूट। तो ग्रैनुलेटेड जिंक इसको हम लिख दे रहे हैं ताकि जब आप रिएक्शन वो करो तो आपको ध्यान रहे कि हमने कुछ रेड से लिखा था, ग्रैनुलेटेड जिंक एंड डाइल्यूट HCl। तो ये पहली चीज आपकी हो गई। अब आपने क्या किया, हम जरा इस डायग्राम पे आते हैं। आप देखो हमने डायग्राम में इसीलिए पहले ही लिख दिया था कि ग्रैनुलेटेड जिंक लेंगे, उसमें डाइल्यूट HCl डालेंगे, जिससे कि हमारी गैस इवॉल्व होगी और हम उसको यहां कलेक्ट कर लेंगे। नॉर्मली तो आपको ये डायग्राम दिख रहा है, आपने कहा अरे सर ये डायग्राम तो, अब यहां पे आप H2SO4 भी ले सकते हो, HNO3 नहीं लेंगे। अब आप कहोगे अरे सर फिर प्रॉब्लम, HNO3 क्यों नहीं लेंगे। तो रिएक्टेंट्स यूज्ड में हम लोगों ने ये चीज ध्यान रखी। अब हम आते हैं कि दूसरा जो इंपॉर्टेंट रीजनिंग हो गया इसमें कि वाई डाइल्यूट HNO3 इज नॉट यूज्ड। हम डाइल्यूट HNO3 क्यों नहीं लेंगे।
अब आप देखो ध्यान से, पहले तो इसमें हम एक चीज ये लिखते हैं, उसके बाद थोड़ा सा उसको अलग से एक्सप्लेन करेंगे। तो इसका सिंपल सा आंसर होगा कि डाइल्यूट HNO3 इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप ध्यान दो, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं की टर्म्स वो हम रेड से लिख रहे हैं, इसीलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप कहोगे अरे सर तो इससे क्या फर्क पड़ता है, हम कहेंगे देखो ये हम आपको एज अ रेफरेंस समझा रहे हैं। हमने लिया यहां पर HNO3, ठीक, जब हम ये HNO3 लेंगे यहां पर तो ये आपका H2O NO2 और नेसेंट ऑक्सीजन में टूट जाएगा। हमने यहां कोई क्वेश्चन बैलेंस वगैरह नहीं करके, वो अभी आपका रेफरेंस नहीं है, अभी हम सिर्फ आपको बता रहे हैं व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जब हम डाइल्यूट HNO3 लेंगे तो ये नेसेंट ऑक्सीजन में टूट जाएगा। जब ये नेसेंट ऑक्सीजन में टूट जाएगा तो मान लो यहां पर आपने क्या किया, मान लो आपने यहां Zn लिया और HNO3 ले लिया, ठीक, तो यहां पे आपका ZnNO3 होल ट्वाइस बना प्लस H2 बना। लेकिन हुआ क्या कि ये HNO3 नेसेंट ऑक्सीजन में वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो नेसेंट ऑक्सीजन में ब्रेक होगा, ये नेसेंट ऑक्सीजन जाएगी इस हाइड्रोजन के संग रिएक्शन करके वाटर बना देगी, यानी कि इस हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देगी। आपको चाहिए क्या था, आप कहोगे अरे सर हाइड्रोजन हमने कहा मिल क्या रहा है वाटर, तो क्या हम डाइल्यूट HNO3 यूज करेंगे? आप कहोगे अरे हाँ सर बिल्कुल नहीं यूज करेंगे। तो यहां पर क्या हुआ कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है which gives nascent oxygen, कोई भी नेसेंट एलिमेंट लेंगे उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे नेसेंट ऑक्सीजन which oxidizes hydrogen into water, यानी कि ये क्या करेगी, हाइड्रोजन को वाटर में ऑक्सीडाइज कर देगी। प्रोडक्ट चाहिए था, हाइड्रोजन मिल रहा है, वाटर तो हम भाई क्यों लेंगे इसको। तो ये हमारी दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट रीजनिंग हो गई। आपने कहा सर ठीक है ये सारी चीजें हम याद रखेंगे, देखिए हाइड्रोजन मिल गई हम उसको कलेक्ट कर लेंगे। हमने कहा नहीं भैया रुक जाओ, जल्दबाजी मत करो। हमने यहाँ पे इसीलिए हमने और आपसे बोला था कि आप ध्यान रखना, हम लोगों ने लिया था ग्रैनुलेटेड जिंक, क्योंकि मेन इसी का सारा काम है ग्रैनुलेटेड जिंक। भाई आपने कॉमर्शियल जिंक लिया, ग्रैनुलेटेड जिंक लिया, HCl के संग एक्शन कराया। अब अभी आपने देखा कि ग्रैनुलेटेड जिंक में कुछ इंप्योरिटीज होती हैं, तो वो इंप्योरिटीज क्या करती हैं, इस डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करके कुछ अदर गैसेस भी प्रोड्यूस करती हैं, या आप ये कह सकते हो कुछ अदर इंप्योरिटीज भी प्रोड्यूस करती हैं जो कि इस हाइड्रोजन गैस के संग मिक्स होती हैं। तो हम उन इंप्योरिटीज को रिमूव करेंगे। तो हम यहां पर क्या करेंगे भाई, यहां पे क्या हुआ कि ग्रैनुलेटेड जिंक इसमें थी इंप्योरिटीज जिन्होंने रिएक्शन किया, रिएक्ट विद एसिड और गिव्स सम, रिएक्शन करने के बाद ये हमको कुछ अदर गैसेस भी देंगी, अदर गैसेस एज इंप्योरिटीज। तो हम अब उन गैसेस को रिमूव करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो एपरेटस बना हुआ है, ये सिंपल एपरेटस आपके उसमें बना दिया, वरना यहां पर आप देखोगे कि 4 वॉशर बॉटल लगी हुई होती हैं, जिन वॉशर बॉटल में कुछ लिक्विड्स भरे होते हैं जिनसे हम हाइड्रोजन को पास कराएंगे, जिससे हमारी जो भी गैसेस हैं, अभी हम लोग देखेंगे कौन कौन सी गैसेस हैं, सारी गैसेस जो है वो उनके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, तब हमको जाके यहां पे प्योर हाइड्रोजन मिल जाती है। तो यहां पर क्या हुआ कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, वॉशर बॉटल 1 लेंगे, वॉशर बॉटल 1, 4 वॉशर बॉटल लेंगे। अब इनमें जो, इसीलिए हम पहले इनको लिख दें ताकि उस पर हमें ज्यादा फोकस करना है, वो बच्चा गलती कर देता है। वॉशर बॉटल 2
and washer bottle 3 and washer bottle 4। अब देखो आप जो सबसे पहला वॉशर बॉटल लेंगे हम, वो उसके अंदर क्या लेंगे हम, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट जो क्या करेगा कि आपकी ये एब्जॉर्ब करेगा। अभी इस पर बेस्ड क्वेश्चन बता रहे हैं। एब्जॉर्ब गैसेस लाइक आर्सीन, ये बहुत ही पॉइजनस गैसेस होती हैं, आर्सीन एंड फॉस्फीन। आर्सीन एंड फॉस्फीन ये बहुत ही पॉइजनस गैसेस होती हैं, तो हम यहां पर इनके एब्जॉर्ब कराने के लिए सिल्वर नाइट्रेट लेंगे। सेकंड में हम क्या करेंगे, लेड नाइट्रेट लेंगे, लेड नाइट्रेट, और यहां पर ये करेगी एब्जॉर्ब H2S गैस को। ठीक, तीसरी वॉशर बॉटल में हम लेंगे KOH जो एब्जॉर्ब करेगा, ये बहुत अच्छा एब्जॉर्बेंट होता है CO2 के लिए, CO2 और SO2। और चौथे वॉशर बॉटल में हम लेंगे कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, और फिर यहां पर ये एब्जॉर्ब कर लेता है। कैल्शियम क्लोराइड वैसे भी बहुत अच्छा एब्जॉर्बेंट होता है फॉर मॉइस्चर, मतलब ये वाटर को। अब आप मेरी बात सुनो ध्यान से। क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि द केमिकल यूज्ड टू एब्जॉर्ब आर्सेन एंड फॉस्फीन गैसेस इन लैब प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, आपने लिखा सिल्वर नाइट्रेट। मान लो ये अभी हम बात करते हैं कि ये 4 नंबर में क्वेश्चन आ गया। फिर आ गया द कंपाउंड या द सब्सटेंस यूज्ड टू एब्जॉर्ब H2S गैस इन लैब प्रिपरेशन, एब्जॉर्ब CO2 एंड SO2 इन लैब प्रिपरेशन, एब्जॉर्ब मॉइस्चर इन लैब प्रिपरेशन। इनके लिए आपको कंपाउंड्स बताने हैं। आपने पहले में लिखा सिल्वर नाइट्रेट, दूसरे में लिखा लेड नाइट्रेट, तीसरे में लिखा KOH, चौथे में लिखा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हमने क्या किया, मेरे पास कॉपी, अगर मान लो ये हम कहें कि आपका फाइनल आंसर है तो आप जरा मार्क्स ले लो। आप कहोगे अरे सर ये मत करिए भाई, हम कहेंगे भैया क्यों ना करें, क्योंकि जब यहां पे 0 मिलेगा पढ़ाते पढ़ाते तभी आपको ध्यान रहेगा कि आपने यहां गलतियां क्या करी हैं, फिर आप मेन एग्जाम में वो गलती नहीं करोगे। आप कहोगे अरे सर ऐसा मत करिए, 4 नंबर सर बहुत होते हैं। हम कहेंगे 4 क्या, 1 नंबर बहुत होता है। तो गलती क्या हुई, नॉर्मली जब हम भी क्लास में ऐसे बच्चों से पूछते हैं, बच्चे बुक खुलवा के पूछते हैं कि बेटा बुक खोल के आंसर दो। बच्चा कहता है सर सिल्वर नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, KOH और कैल्शियम क्लोराइड, बस फटाक से 0। अब आप सुनो ध्यान से, यहां पर बस एक छोटी सी जो गलती हुई है आपसे, वो क्या हुई है कि आपने यहां पर सॉल्यूशन नहीं लगाया। यानी कि ये क्या होता है, आपका सबके संग सॉल्यूशन लगना है CaCl2 को छोड़कर, तो यहां पर क्या होगा, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, इसलिए हम थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दे रहे हैं, तभी ये आपका 4 में 4 कन्वर्ट होगा, अदरवाइज 0 ही रहेगा। लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन, KOH सॉल्यूशन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, और यहां पर आपका होता है कैल्शियम क्लोराइड जो कि होता है एनहाइड्रस। तब जो है हम कहेंगे लो भैया अब अपने नंबर पूरे पूरे ले लो। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब क्वेश्चन आया 1 मार्क्स में, मान लो आ गया कि द केमिकल यूज्ड टू एब्जॉर्ब आर्सेन एंड फॉस्फीन इन लैब प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, आपने लिखा सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, वेरी गुड, 1 नंबर मिल गया। भाई देखो ये तो 4 वाला हमने लिया, कोई एक ही आता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, पहली चीज तो बच्चे को यही नहीं याद होता है किससे क्या चीज एब्जॉर्ब कराएंगे। चलो बड़ी मुश्किल में वो चीज याद हो गई तो बच्चा गलती कहां करता है, सॉल्यूशन टर्म नहीं लगाता है, ले। तो बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब ये सारी इंप्योरिटीज हमने जो है
रिमूव करा दी। आपने कहा सर बस अब इसको हम कलेक्ट कर लेंगे। हमने कहा कि अच्छा जरा देखो क्या गैस उसके अंदर बनी हुई है। तुमने कहा सर गैस, अरे सर जब ये सारी चीजें ली हैं तो गैस तो बनी हुई होगी। हमने कहा नहीं भाई, तुमने जो है क्या किया, आधी गैस उड़ा दी है, आधी क्या पूरी गैस उड़ा दी है। तुमने कहा अरे सर कैसे उड़ा दी भाई। हमने कहा रुको अभी हम बताते हैं। या आप बना रहे थे, एक्सप्लोजन हो गया, या आप बना रहे थे, आपको गैस जो है वो क्या हुआ, इसके अंदर मिली नहीं। अब देखो होता क्या है, यहां पे आपको ध्यान रखना है कि जब ये सारी चीजें आप करोगे तो आपको कुछ प्रिकॉशन लेनी होंगी। प्रिकॉशंस ड्यूरिंग, अभी समझाएंगे इनको भी सारा हम। लैब प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, ये इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रिकॉशंस, पहले हम सारी प्रिकॉशंस लिखते हैं क्योंकि उनकी रीजनिंग पूछी जाती है। 1, बस ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है, 2 and 3। फिर इसको इस डायग्राम से हम एक्सप्लेन करेंगे। यहां पर पहली चीज हम ध्यान रखेंगे प्रिकॉशन में कि नो नेकेड फ्लेम should be near the apparatus। आप कहोगे अरे सर ऐसा क्यों भाई, लैब में तो बहुत सारा काम होता है, बर्नर जलते रहते हैं। हम कहेंगे नहीं, लेकिन जब आप हाइड्रोजन बनाओगे तो कोई भी नेकेड फ्लेम इसके पास में नहीं होनी चाहिए। आपने कहा सर क्यों। हमने कहा देखो होता क्या है कि जो हाइड्रोजन गैस होती है ये आपकी इनफ्लेमेबल होती है। इनफ्लेमेबल, हाईली इनफ्लेमेबल गैस होती है, इसीलिए इसको भी हम लोग यूजेस में बताएंगे कि एज अ फ्यूल यूज करते हैं। तो अब यहां पर क्या हुआ कि ये क्या कर सकती है, आपका एक्सप्लोजन प्रोड्यूस कर सकती है। तो नो नेकेड फ्लेम शुड नियर द apparatus बिकॉज हाइड्रोजन इज इनफ्लेमेबल गैस विच प्रोड्यूस एक्सप्लोजन। खत्म। चलो सेकेंड चीज हो गई, पहला ये हो गया। सेकेंड चीज हो गई कि हम जितना भी apparatus है, सॉरी, apparatus should be airtight। अब आप देखो यहां पे क्या हुआ कि हाइड्रोजन, मान लो apparatus एयरटाइट नहीं है तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस एस्केप कर जाएगी। आप कहोगे अरे सर एस्केप करके एटमॉस्फेयर में तो जाएगी नहीं, लेकिन क्या होता है अगर ये एटमॉस्फेयर में गई तो ये ऑक्सीजन के संग बहुत ही एक्सप्लोजिव मिक्सचर फॉर्म करती है। तो यहां पे हम एयरटाइट रखेंगे टू प्रिवेंट escape of hydrogen gas to atmosphere because it forms explosive mixture with air। अब तीसरी प्रिकॉशन जरा हम यहां आते हैं। आप एक चीज ध्यान दो, हमने इसलिए जानबूझ के यहां पर ऐसा करा था, ये जो हमने थिसल फनल ली है ये आप देख रहे होंगे कि आपके इस लिक्विड में डिप नहीं है। जब आपने यहां पे जिंक लिया, डाइल्यूट HCl लिया, रिएक्शन हो रही है तो गैस यहां से निकलेगी। अब आपने क्या किया कि जो थिसल फनल थी वो ऐसे करके यहां पर हवा में लटका दी। तो अब क्या होगा भाई, यहां से हाइड्रोजन गैस निकलेगी और वो काफी सारी हाइड्रोजन गैस इस थिसल फनल से बाहर निकल के चली जाएगी। तो ये चीज भी आपको एज अ प्रिकॉशन याद रखनी है कि जो थिसल फनल है इसका लोअर एंड शुड कंप्लीटली इमर्स्ड इनसाइड द लिक्विड। तो यहां पर तीसरी प्रिकॉशन हम क्या लेंगे कि लोअर एंड ऑफ थिसल फनल should completely immersed inside the liquid।
ऐसा क्यों करेंगे? टू प्रिवेंट एनी एस्केप ऑफ हाइड्रोजन गैस थ्रू थिसल फनल, ताकि थिसल फनल के थ्रू जो है हाइड्रोजन गैस का एस्केप ना हो पाए। देखो एस्केप चाहे इस वाले मेथड से हो चाहे इस वाले मेथड से हो, जाएगी तो एटमॉस्फेयर में ही मिक्सचर फॉर्म कर लेगी एक्सप्लोजिव ऑक्सीजन के संग। तो हम इसके एस्केप को रोकने के लिए दो काम कर सकते हैं, एक तो एयरटाइट एपरेटस यूज करेंगे, दूसरा लोअर एंड थिसल फनल का वो कंप्लीटली लिक्विड में इमर्स कर देंगे। तो देखो ये प्रिकॉशन की बात हो गई, इंप्योरिटीज रिमूवल की बात हो गई। आपने कहा अरे सर अब तो कलेक्ट करवा दीजिए, हमने कहा हाँ भाई अब हम कलेक्ट करवा दे रहे हैं। अब आप क्या करो कि हाइड्रोजन गैस को कलेक्ट कर लो, क्योंकि जब सारी वॉशर बॉटल लगा के आपने हाइड्रोजन को प्योर कर लिया तो अब हाइड्रोजन से यहां कलेक्शन करना शुरू कर दो। तो इसके बाद यहां पर हम क्या करेंगे कि इसका हाइड्रोजन का लेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब यहां भी आप ध्यान रखना, इसीलिए हम लिख दे रहे हैं रिमेंबर। यहां ध्यान रखना आप कि हम इसकी जो प्रिपरेशन है वो करते हैं डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। अब इसका भी रीजन आता है वाई। तो यहां पर मान लो उन्होंने आपसे कहा वाई, तो सिंपल सा आप आंसर क्या लिखोगे कि बिकॉज जो हाइड्रोजन गैस होती है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होती है। तो यहां क्या होगा कि बिकॉज हाइड्रोजन गैस इज ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी कि ये वाटर में इनसॉल्युबल होती है। आप कहोगे, अब देखो यहां गड़बड़ क्या होती है, आप कहोगे अरे सर आपने तो अपने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था कि हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट, तो सर इसको हम लोग एयर के थ्रू कलेक्ट कर लेना। नहीं, तो यहां पर क्या चीज हो गई कि आपने कहा सर इतनी जल्दी आपने नहीं तो बोल दिया, रीजन तो बताइए। हमने कहा वो क्वेश्चन आता इसलिए हमने उसको थोड़ा वैसे रोक दिया। तो यहां पर क्या हुआ कि वाई हाइड्रोजन गैस इज नॉट कलेक्टेड ओवर एयर। तो सिंपल सी बात है भाई, एयर के संग ये एक्सप्लोजिव मिक्सचर फॉर्म करता है। तो यहां पर क्या होगा कि हाइड्रोजन फॉर्म्स एक्सप्लोजिव मिक्सचर विद ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन के संग एक्सप्लोजिव मिक्सचर फॉर्म करेगा। तो ना अपवर्ड ना डाउनवर्ड किसी भी मेथड से इसको हम यूज नहीं करेंगे। तो अब ये नहीं कि आपने याद दिया बिकॉज इट इज लाइटर देन एयर, नहीं, जब हम वाटर के रेफरेंस में किसी भी गैस को कलेक्ट कराएंगे तो हम उसका आंसर देंगे सॉल्युबिलिटी के रेफरेंस में। वहां पे फिर हम हैवियर या लाइटर नहीं देंगे, क्योंकि वो हमारा डेंसिटी के रेफरेंस में हो गया जब हम एयर के थ्रू किसी भी गैस को कलेक्ट करेंगे। तो ये हमारे कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन से रिलेटेड, लैब प्रिपरेशन से रिलेटेड कुछ प्रिकॉशंस, रीजनिंग, सारी चीजें हो गई। बस अब हम कुछ नहीं करेंगे, यहां से हाइड्रोजन गैस को कलेक्ट कर लेंगे। अब आप देखो जरा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि इसमें भी बच्चा गलती कर देता है। मान लो हमने आपसे कहा कि बेटा यहां पे हाइड्रोजन आपको मतलब हाइड्रोजन गैस अगर रिवॉल्व हो रही है तो क्या दिख रहा है? आप कहोगे अरे सर ये कुछ बबल्स से दिख रहे हैं। तो यही आपका ऑब्जर्वेशन में जाएगा। मान लो कि यहां पर आपका आ गया HCl, डाइल्यूट HCl इज एडेड टू जिंक। ऑब्जर्वेशन बताइए। तो ऑब्जर्वेशन हाइड्रोजन गैस का, आप कहोगे अरे सर हाइड्रोजन गैस को कैसे दिखाई देगा? भाई वो तो कलरलेस होती है, टेस्टलेस होती है, ओडोरलेस होती है, कैसे दिखाई देगी? तो वो देखोगे आप यहां पर बबल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो यहां पर क्या हुआ कि बस एक छोटा सा यही क्वेश्चन बचा है आपका कि ऑब्जर्वेशन बताना है आपको व्हेन डाइल्यूट HCl is added to zinc।
इवन अभी हम लोगों ने जितने भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखे हैं हाइड्रोजन के, उन सब में आप ध्यान रखना, सब में ध्यान रखना, कोई भी एसिड हो, मतलब एक्सेप्शन वगैरह जो भी है सब हटा देना, कोई भी एसिड हो, अगर हम कोई भी डाइल्यूट एसिड हो, अगर हम उसको किसी मेटल में डाल रहे हैं तो हमारी हाइड्रोजन गैस ही बनेगी। तो उसका सिंपल सा आप आंसर लिख देना, ब्रिस्क एफर्वेसेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। मतलब आप एक चीज ध्यान रखना, वट एवर इट मे बी द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, वेदर इट इज with water and metal, with acid and metal, with alkali and metal, always write observation brisk effervescence of hydrogen gas. Brisk effervescence means bubbles. तो बस ये सारा हम लोग का हाइड्रोजन से रिलेटेड लैब प्रिपरेशन, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन बची, जिसका एक छोटा सा वीडियो हम अलग बनाएंगे कि तो उसमें बिल्कुल अलग से डिफरेंट चीजें हैं, डिफरेंट वो है। अभी यहाँ सारी एक जैसी चीजें थी तो वो हमने एक जगह बता दी। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा सब अच्छे से। अब हमने तो अपना काम कर दिया, अब आपको अपना काम करना है। आप देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट्स दो, सजेशन, अगर कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए वो बताओ। नेक्स्ट वीडियो में इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन हाइड्रोजन की लेके चलेंगे। टिल देन बाय बाय।